हेलो दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे इंग्लिश में जो 26 लेटर्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं और उन्हीं 26 लेटर्स से हमारी पूरी इंग्लिश बनती है। उन 26 लेटर्स को आवाज़ के साथ आपने सीखा और कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स भी शायद आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे सेकंड लेसन। जैसा मैंने हमेशा बताया आपको, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको रोज सिर्फ एक लेसन करना है और उसको अगले दिन आपने प्रैक्टिस शीट में प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेसन। तो पिछले लेसन में जैसे हमने देखा कि जो अक्षर हैं उनसे शब्द बनते हैं, यानी कि हमें वर्ड्स मिलते हैं और जो वर्ड्स हैं उन्हीं शब्दों को जोड़कर हमें हमारा वाक्य मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो ये एक मीनिंगफुल, मतलब कोई सेंस मिलनी चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए उस सेंटेंस का। अगर मैं कहूं स्कूल नहीं वह जाता, तो इसका कोई हिंदी में भी या हमारी मातृभाषा में मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर मैं कहूं वह स्कूल नहीं जाता, तभी हम समझ पाते हैं कि इसका कोई मतलब है। इसी तरह इंग्लिश में भी एक ऑर्डर होता है सेंटेंस का, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सेंटेंस है इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है सब्जेक्ट जो कि करता है, और एक है वर्ब कि उसने क्या किया है। तो सब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर वो काम हो रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि कर्ता। जो डूअर है मतलब काम करने वाला, और जो वर्ब है दोस्तों वो है क्रिया। तो बिना वर्ब के तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, शायद ये आपको पता होगा। मान लीजिए अगर मैं एक सिंगल सा वर्ड भी कहता हूं गो, तो इसमें ये जो गो है ये भी हमारा क्या है, वर्ब। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हर वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन इस गो में जो यू है जिसको हमने नहीं बोला, इसका मतलब है कि यू ही इसमें क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, जिसको लिखा या बोला नहीं गया है, लेकिन ये एक इम्प्लाइड है, मतलब सोचा हुआ, मतलब अपने आप में समझा हुआ कि हम किसी को तो बोलेंगे ना भाई जा। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम दीवार को कहने लग जाएंगे मूव, तो दीवार तो कभी नहीं हिलेगी अपनी जगह से। इसी तरह हम इंसान को ही बोल सकते हैं। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट भी जरूर होता है किसी एक सेंटेंस में। और फिर होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा जानकारी। एक्स्ट्रा हमें जानकारी मिलेगी, ये मैंने नीचे में से लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा जानकारी हमें हमेशा ऑब्जेक्ट देता है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं कहता हूं ही जंप्स कि वह कूदता है, तो ये भी एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर मैं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूं तो मैं ऑब्जेक्ट में कह सकता हूं ही जंप्स ऑन द बेड, कि वह बेड पर कूदता है, बिस्तर पर कूदता है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा एक सेंटेंस में, आपको वो हमेशा एक्स्ट्रा जानकारी देगा, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएगा कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। अब दोस्तों, इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम। जो सब्जेक्ट है जैसा मैंने बताया वो करता होता है डूअर, मतलब जिसने वो काम किया है। तो कोई भी एक सेंटेंस हो उसमें एक सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा, तो बिना इसके हमारा काम नहीं चल सकता। तो देखिए, कर्ता, भाई जिसके बारे में सेंटेंस है कि किसी न किसी के बारे में तो वो वाक्य बोला गया है, तो वही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट है। असली काम करने वाला, मुख्य कार्य करने वाला ही हमारा कर्ता होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। अब जैसे जो आई है ये सारे प्रोनाउन है दोस्तों, ही, शी, इट, वी, यू, दे, या कोई भी नाम, अमित, सुमित, रजत, राहुल, ये सभी आपके नाम भी क्या आएंगे, सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होती है। जैसे क्रिया, कोई भी एक सेंटेंस में एक्शन होता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो काम जो हो रहा है, तो किसी भी एक सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। सेंटेंस में क्या हो रहा है, अगर अब मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी वर्ब कि क्या काम हो रहा है, अभी पढ़ाई हो रही है, हम पढ़ रहे हैं। और इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, सोचिए, शायद आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट है कर्ता जिसके बारे में सेंटेंस है, तो ये मेरे बारे में है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह आपको आगे मैं बहुत से एग्जाम्पल देके आराम से समझाऊंगा। तो आप सिर्फ ये देखिए कि वर्ब क्रिया जो काम हो रहा है और सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें किससे पता चलता है, वर्ब से। तो दोस्तों, इसमें ये जो है ना, ये असली काम ये हो रहा है,
ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, और जो जानकारी देता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि हमें नाउन भी मिल सकता है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, दोनों ही चीजें। तो काम को विस्तार से जो बताता है वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, तो ये सभी तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत के लिए हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट और ऐसी हेल्पिंग वर्ब करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है और इनका इस्तेमाल तो 80% इंग्लिश में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं और सच कहूँ तो यही सारे मेन सब्जेक्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। आई का मतलब है मैं, ही का मतलब है वह, लेकिन ही आता है दोस्तों मेल के लिए, ठीक है। तो इसी में आ जाएगा उसका, हिज में क्या आ जाएगा, उसका, ठीक है। और शी आएगा वह, मतलब फीमेल के लिए, इसमें आप ले आएंगे हर, उसकी। तो ये चीजें भी अभी मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, आपको याद रहेगा तो अच्छा है, जोड़ के रखिएगा। ही का मतलब लड़के के लिए आएगा, आदमी के लिए आएगा, और शी एक महिला के लिए या लड़की के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इट। तो इट का मतलब होता है यह। तो या तो ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा या ये किसी जानवर के लिए आएगा। तो अगर आप अपने घर पे पेट डॉग या कोई किटी आपने रखा हुआ है तो आपको अगर उसका जेंडर पता है तो आप उसको ही और शी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका जेंडर नहीं पता तो बिना सोचे हुए आप उसको कैसे कह सकते हैं, इट। तो दोस्तों ये सभी प्रोनाउन है, मतलब अगर आपको किसी का नाम पता हो तो आपको एक बार उस इंसान का नाम लेना है, उसके बाद आप उसकी जगह ही शी इट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम, ठीक है। एक से ज्यादा अगर आप खड़े हो, आपके दोस्त हैं, तो आप कहोगे हम। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब तुम, ये सिंगुलर में भी है, मतलब एक इंसान हो तो भी यू आएगा और एक से ज्यादा हो तो भी यू आएगा। अगर कोई नेता भाषण दे रहा हो कि आप सब भाइयों बहनों, तो उसमें भी यू ही आता है। नेक्स्ट है दोस्तों दे। दे का मतलब होता है वे। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे एक के लिए हम ही शी बता सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर हैं तो हम कहेंगे दे, वे। ओके, जैसे 3-4 लोग हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दे। 2 लोग हैं तो भी हम क्या बोलेंगे, दे। ओके, अब है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो बहुत कॉमन है और इनका अगर एक बार आपको पता चल जाए तो फिर आपको इंग्लिश की शुरुआत करने में तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन याद करवाऊंगा, ताकि एक बार आपके दिमाग में वो कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया तो सब्जेक्ट के बाद सीधा आपके मुंह से यही हेल्पिंग वर्ब निकले और उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एम का मतलब होता है हूं, ठीक है। ये हमेशा आई के साथ आएगा, मैं बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में कॉम्बिनेशन में लिख भी दूंगा आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों इज। इज का मतलब है, तो ही इट के साथ इज आएगा। फिर है दोस्तों आर। आर का मतलब होता है आर हमेशा किसके साथ आता है, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आर आएगा। मतलब एक से ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है आर आएगा ही आएगा, और तुम के लिए भी हम दूसरे के लिए भी किसका यूज करेंगे, आर का। फिर है दोस्तों वॉज, ठीक है। तो वॉज भी किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और आई के साथ भी क्या आएगा, वॉज आएगा। अब है वर। वर का मतलब थे, तो ये किसके साथ आएगा, ये वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। आप सिर्फ इन चीजों को नोट कर लीजिए और नोट भी मत कीजिए, आपको प्रॉपर इसके स्टडी नोट्स मिलेंगे और कल आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस टेस्ट करना है। आज नहीं करना, आज सिर्फ इसको रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है, अच्छे बच्चों की तरह। नेक्स्ट है दोस्तों डू। डू और डज दोनों का मतलब ही करना होता है, लेकिन डू लगेगा हमेशा आई वी यू दे के साथ और डज लगेगा ही शी इट या कोई एक सिंगुलर नाउन हो उसके साथ। अब आ जाता है दोस्तों पास्ट टेंस में डिड। तो डिड का मतलब होता है किया था। तो ये जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये सभी किसके साथ आ सकते हैं, डिड के साथ। तो पास्ट टेंस थोड़ा सा आसान बन जाता है हमारे लिए। जो हैड है दोस्तों ये भी पास्ट के लिए है। हैड का मतलब पास था, आई हैड 2 पेन्स, तो ये पास्ट के लिए होगा, मेरे पास 2 पेन थे। दोस्तों ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगल वर्ब, तभी यूज करना है। इनके अलावा अगर कुछ और आपको आगे जोड़ना है वो भी हम बाद में करेंगे, अभी शुरुआत के लिए सिर्फ आप कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए।
तो नेक्स्ट है दोस्तों हैज। हैज का मतलब है कि मेरे पास था। शी हैज 2 पेन्स, कि उसके पास 2 पेन थे। तो ही शी इट के नाम के साथ हैज आएगा। अब हैव आता है, पास है, हैव आएगा आई के साथ, वी यू दे इन सब के साथ हैव आता है। अब आ गया दोस्तों विल का मतलब होगा और शैल का मतलब भी होगा। तो दोस्तों आज के दुनिया में विल सब सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन शेल जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं फ्यूचर में अपनी बात को लेकर तो आप विल लगाइए, या आप ज्यादा श्योर नहीं हैं तो आप शेल का यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ सेंस का खेल है। तो अब हम देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट। अगर मैं आज की बात करूं कि अभी क्या हो रहा है, उस समय में हमेशा आई के साथ एम का यूज होगा। ही शी इट या कोई भी एक नाम है उसके साथ यूज होगा इज। यू वी दे इसके साथ यूज होगा आर, और आई वी यू दे इनके साथ यूज होगा डू। और ही शी इट और नाम अगर कोई है फिर से तो उसके साथ डज का यूज होगा। दोस्तों ये मैंने इसलिए अलग अलग लिख दिए कि अगर आप इनको अलग से एक बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में सोचेंगे कि आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, तो मैं हूं, मैं क्या हूं, तो आप अपने आप बारे में बता सकते हैं। आई एम ए बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम 20 years old, आई एम 30 years old, ठीक है। आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग, तो आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ बैड बॉय। तो इसमें आप कोई भी अगर कॉम्बिनेशन यूज करके सोचना चाहें तो एक शुरुआत जो है वो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पास्ट, मतलब जो बीत चुका है। अगर हम पुरानी बातों को याद करें, पुरानी कोई बात उठाएं तो उसके बारे में बात करते हुए हम यूज कर सकते हैं आई, ही, शी, इट, या कोई नाम, या कोई नाम। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं अमित, तो अगर हम अमित को यहाँ पर लेकर आते हैं तो अमित के साथ भी क्या यूज होगा, वॉज। तो यहाँ भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैं ले लेता हूं सीता, ठीक है। तो सीता के साथ भी क्या यूज होगा, इज। तो इसी तरह आप कोई भी नाम अगर उठाएं, एक नाम उठाएंगे तो उसके साथ यूज होगा प्रेजेंट में। और पास्ट की बात करें तो आई, ही, शी, इट या किसी नाम के साथ was का यूज होता है, और you, we, they इनके साथ were का यूज होता है। तो अगर हम यूज करना चाहें did का और had का तो इन दोनों के साथ सभी सब्जेक्ट्स लग सकते हैं पास्ट में। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन कॉम्बिनेशंस को अगर आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए आधी इंग्लिश आपकी आज ही अपने आप चलने लगेगी। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर। तो भविष्य की मैं बात करूं तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल लगा सकते हैं, और ये हमारी मॉडर्न इंग्लिश हमें आज्ञा देती है, हमें अनुमति देती है कि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, विल का। लेकिन दोस्तों अगर आप आई और वी के साथ शैल का यूज करना चाहें तो वो भी गलत नहीं होगा। इनमें एक हल्का सा फर्क है जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरुआत में बता देना अच्छा रहता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनको देखें तो सिर्फ एक बात देखना, अगर आप बहुत श्योर हैं फ्यूचर की किसी बात को लेके तो भी आप आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप पक्की तरह से नहीं कह सकते, अच्छी तरह से नहीं बता सकते और श्योर नहीं हैं तो आप शैल का यूज भी कर सकते हैं आई और वी के साथ। तो ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रही हैं, लेकिन ये मॉडल्स हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में सच कहूँ तो जो फ्यूचर टेंस है उसको एक टेंस माना ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भूतकाल के बारे में बात कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में कैसे बात करेंगे, और हम फ्यूचर की अगर बात करें तो हम कैसे बात करेंगे। इसीलिए ये चीजें हमें एक बार ध्यान रखनी जरूरी है। तो जब भी आप कोई सवाल पूछने की कोशिश करें किसी से भी भविष्य के बारे में, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल ही यूज कर सकते हैं। वहां पर अगर आपने विल का यूज किया तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो दोस्तों आई होप आप इन कॉम्बिनेशंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जो प्रैक्टिस शीट दी है वो आप कल करेंगे, और एक दिन छोड़ के नेक्स्ट लेसन